क्रेनियल नर्व निकल के इन हिस्सों को सप्लाई करने के लिए आती है। तो अंदर स्वेलिंग बढ़ रहा है, तो अगर जिस क्रेनियल नर्व का जो केंद्रक है जहाँ से ओरिजिनेट हो रहा है, निकल रहा है, वो प्रेशर में जाएगा तो उस क्रेनियल नर्व से रिलेटेड हमको सिम्टम मिलेगा। जैसे मान लो कि ऑप्टिक नर्व है, ऑप्टिक नर्व जो है ऑप्टिक कियाज्मा ब्रेन में होता है, वहाँ से ओरिजिनेट होती है। तो अगर सूजन मिड ब्रेन में है और ऑप्टिक कियाज्मा प्रभावित हो रहा है, दबाव में जा रहा है, तो ऑप्टिक नर्व के ऊपर प्रेशर आएगा, और ऑप्टिक नर्व के ऊपर प्रेशर आएगा तो पेशेंट में हमको ऑप्टिक नर्व की पैल्सी होगी, और ऑप्टिक नर्व की पैल्सी होगी तो उसको दिखाई देने में परेशानी होने लगेगी, क्योंकि रेटिना की सप्लाई है उसको। इसी तरीके से मान लीजिए कि किसी का ये हमारा जो फेशियल नर्व होता है, फेशियल नर्व ओरिजिनेट होता है आपको ब्रेन के अगले हिस्से से। तो फेशियल, अगर ब्रेन के अगले हिस्से में सूजन हुआ और फेशियल नर्व का जो केंद्रक है वो प्रेशराइज हो रहा है, दब रहा है, तो ऐसे पेशेंट का फेशियल पैल्सी हो जाएगा। और फेशियल पैल्सी होगा तो क्या होगा, कुछ भी खाएगा पिएगा बह जाएगा बाहर, मुंह में हवा नहीं फुला पाएगा, हवा फुलाएगा तो हवा लीक कर जाएगा एक तरफ से, उसका ओटर से एक तरफ गिर जाएगा। तो इस तरीके से अलग अलग क्रेनियल नर्व्स की पैल्सी हो सकती है। अब ये भी अपने आप में एक पूरा टॉपिक है क्रेनियल नर्व, सारा क्रेनियल नर्व का अलग अलग कि कौन सा क्रेनियल नर्व होगा तो क्या लक्षण आएगा, उसकी पैल्सी से रिलेटेड क्या लक्षण आएगा, वो पूरा डिटेल चैप्टर है। हम लोग इसको अलग से इसीलिए एग्जामिनेशन का एक हम लोग करेंगे। और इसके साथ साथ कोई भी फोकल न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट मिल सकता है। फोकल न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट मतलब वही अभी मैंने बताया कि हाथ एक तरफ का पैर, एक तरफ का हाथ पैर, दोनों हाथ पैर सुन्न हो सकता है, उसमें पावर लॉस हो सकता है। ठीक है, तो ये एग्जामिनेशन में हमको मिलेगा। क्लिनिकल पिक्चर हुआ मतलब सिम्टम, और वो है साइंस, और साथ में इंक्रीज्ड आईसीटी का साइंस भी मिलेगा। इंक्रीज्ड आईसीटी का साइन क्या होता है भाई, सेमी डायलेटिंग स्लो रिएक्टिंग प्यूपिल, सेमी डायलेटिंग स्लो रिएक्टिंग प्यूपिल, SDSRP। मतलब जब आंख पे टॉर्च मारोगे तो जो उसकी पुतली है वो स्लो डायलेट करेगा। जैसे नॉर्मली क्या होता है कि जब हम लोग आंख पे टॉर्च मारते हैं ना तो पुतली तुरंत कॉन्स्ट्रिक्ट कर जाता है, और फास्ट रिएक्टिंग होता है, मतलब तुरंत कॉन्ट्रैक्ट करेगा और जैसे ही टॉर्च हटाएंगे फिर फैल जाएगा। इसमें क्या होगा कि जब तुम टॉर्च मारोगे ना तो तुरंत सिकुड़ेगा नहीं, और धीरे धीरे सिकुड़ेगा, और फिर सिकुड़ने के बाद डायलेट होने में भी टाइम क्या लगेगा, ज़्यादा लगेगा। तो SDSRP मिल सकता है। साथ में पेशेंट को हाइपरटेंशन मिल सकता है, उसका ब्लड प्रेशर क्या होगा उसके एज के हिसाब से बढ़ा हुआ हो सकता है। ये साइन है, आईसीटी का साइन है, ये आईसीटी का सिम्टम था, ये आईसीटी का साइन है। उसके साथ उसका हार्ट रेट क्या होगा, कम होगा, ब्रैडीकार्डिया हो जाएगा, हार्ट रेट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। पैपिली एडिमा मिल सकता है, मतलब अगर उसका फंडस चेक किया जाए मशीन से, जो रेटिनास्कोप होता है उससे अगर देखा जाए उसका फंडस, तो फंडस में क्या होगा, सूजन मिल सकता है, फंडल एडिमा मिल सकती है, ठीक है ना, पैपिली एडिमा जिसको कहा जाता है। तो ये सब साइंस हमको मिल सकता है उन साइंस के साथ साथ, ठीक है। ये हो गया हमारा पूरा सिम्टम और साइन वाला पार्ट। उसके बाद अब पेशेंट का डायग्नोसिस बनाने का समय आया, तो केवल साइन और सिम्टम से तो हमको यही पता चलेगा कि भैया इसको मेनिंजाइटिस है। मेनिंजाइटिस है, ठीक है। अब मेनिंजाइटिस कौन से पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म के वजह से है, किसके वजह से हुआ है, उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, उसका लंबर पंचर करना पड़ेगा। लंबर रीजन ये यहाँ से लेके और यहाँ तक का वर्टिब्रा वाला हिस्सा, इसमें भी L3 और L4 के नीचे ही हम लोग दो वर्टिब्रा के बीच में जो स्पेस होता है, वर्टिब्रा हमारा ऐसे ही रहता है, ये एक वर्टिब्रा है, ये इसमें डिस्क है, और फिर ये दूसरा वर्टिब्रा है, फिर डिस्क आ गया, फिर वर्टिब्रा है,
तो इसके अंदर ब्रेन से जो ये निकला पानी वाला कैनाल, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, CSF जो बहता है वो इसी में ना बहता है। तो इसमें CSF भरा हुआ है, ठीक है। तो हड्डी में तो छेद करेंगे नहीं, दो हड्डी के बीच वाला जो स्पेस है इसी में हम लोग नीडल डाल के और पानी को क्या करते हैं, निकाल लेते हैं। तो पानी यहाँ से निकालेंगे तो बता देगा ब्रेन की स्थिति, क्योंकि वही पानी तो ब्रेन में भी है। तो हम लोग क्या करते हैं कि उसका CSF का चेकअप करते हैं। उसके लिए LP करना होता है। LP पहले हम यहाँ करते थे, बहुत करते थे, एक सीजन में 50 गो 60 गो 100 गो LP कर सकते हैं और जांच निकाल के भिजवा देते थे सिवान करने के लिए। तो बाद में ना इतना रिस्की काम है, रिस्क लेने आदमी बंद कर दिया तो हम लोग काम ही बंद कर दिए धीरे धीरे। बहुत कोई मुश्किल काम नहीं है। क्या करना है भाई LP करने के लिए, तो पेशेंट को पूरा बेंड कर देना है। यहाँ लेटो बताएं, बेड़िया लेटो, फॉरवर्ड करके हाँ ऐसा लेटो। तो क्या करेगा, एक आदमी जो है इनको मिडास दे देगा और मिडास दे के इनको बोला जाएगा कि जैसे ठंडा लगता है ना उस पोजीशन में, तो एक आदमी इनको ऐसे करके रखेगा और जब ऐसे होंगे ना तो वर्टेब्रा के बीच में स्पेस आ जाएगा, ठीक है। ऐसे घूम जाएगी, ये इसमें यहाँ जब ये घूमेगा तो ये है इलियक स्पाइन। हमारा हड्डी का जो एक हड्डी निकला रहता है यहाँ पे, कमर का हड्डी, देखो इसको टच करके तुम लोग देखो, है ना इलियक स्पाइन निकला हुआ ये। तो इसी इलियक स्पाइन से हम लोग एक लाइन ऐसे इमेजिनरी लाइन ड्रॉ कर लेंगे, ठीक है। ये इलियक स्पाइन है, अपना भी फील करके देख लो, तुम लोग को पता चल जाएगा। जहाँ पे बेल्ट लगाते हो, जिस पे बेल्ट अटकता है जाके, बेल्ट का जो हुक है, हाँ वो इलियक स्पाइन है, यही इलियक क्रेस्ट है तुम्हारा। इसी इलियक क्रेस्ट से एक लाइन हम खींचेंगे तो ये ठीक उसी जगह पे जाएगी जहाँ L4 L5 है, और इसमें दो हड्डियों के बीच का स्पेस हम ऐसे उंगली से फील कर लेंगे। फील करो, उंगली लगाओ, फील होगा, वही डिस्क का स्पेस है। ऊपर नीचे हड्डी है, बीच में क्या है, डिस्क है। अब यहाँ पे हम इसी पोजीशन में पेशेंट को रखेंगे। एक चीज ध्यान रखना होगा कि पेशेंट का क्रेनियल प्रेशर बढ़ा नहीं होना चाहिए, ICT बढ़ा नहीं होना चाहिए, ICT नॉर्मल होना चाहिए। अगर ICT बढ़ा हुआ है पेशेंट का तो हम पहले मैनिटोल लगा के ICT लो कर लेंगे और तब फिर LP करने जाएंगे उसका। इंक्रीज्ड ICT के अंदर LP नहीं करेंगे। यहाँ नीडल डालेंगे तो ऑटोमेटिकली पानी इधर से आना शुरू हो जाएगा, उसको हम लोग वायल में ले लेंगे और उसको फिर जांच के लिए भिजवा देंगे। तो LP जो है जब जांच में जाएगा तो उसमें ये 5 फाइंडिंग आता है, कलर, सेल, प्रोटीन, शुगर और प्रेशर। प्रेशर तो आप ही देख लेंगे निकालते के समय। अगर नॉर्मल CSF है तो प्रेशर क्या होगा, ड्रॉप बाई ड्रॉप आएगा, ड्रॉप ड्रॉप गिरेगा। बैक्टीरियल है तो प्रेशर थोड़ा सा बढ़ा होगा, वायरल होगा तो बहुत ज्यादा प्रेशर होगा, और ट्यूबरकुलर होगा तो नॉर्मल से थोड़ा सा बढ़ा होगा प्रेशर। मतलब जिस दबाव से उधर से CSF आ रहा है। उसके बाद कलर की बात की जाए तो नॉर्मल जो CSF का कलर होता है क्लियर साफ पानी के जैसा होता है। बैक्टीरियल होगा तो गदला गदला सा होगा या उस पस लाइक हो सकता है, मवाद के जैसा। वायरल में भी क्लियर होता है और ट्यूबरकुलर में पीला हो जाएगा, भूसा के जैसा, जेंथोक्रोमिक कहा जाता है उसका, ठीक है। सेल्स की बात अगर करें तो नॉर्मल में 0 से 5 सेल मिलेंगे, ठीक है, 1 क्यूबिक mm में, और सारे के सारे क्या होंगे, लिम्फोसाइट्स होंगे, ठीक है। अगर बैक्टीरियल है तो सेल्स की संख्या कहाँ कितनी जा सकती है, हजारों में,
और उसमें बढ़ा क्या होगा, न्यूट्रोफिल। लिम्फोसाइट नहीं बढ़ा होगा, क्या बढ़ा होगा, न्यूट्रोफिल्स बढ़े होंगे। और वायरल होगा तो सेल्स की संख्या 0 से लेकर 100 के बीच में होगी और उसमें क्या बढ़ा होगा, लिम्फोसाइट्स बढ़े होंगे। ट्यूबरकुलर होगा तो सेल्स की संख्या 500 to 800 पर क्यूबिक mm होगी और उसमें क्या बढ़ा होगा, लिम्फोसाइट्स बढ़े होंगे। ठीक है ना। प्रोटीन की बात की जाए तो नॉर्मल 15 से 40 मिलीग्राम पर डेसीलीटर होता है। बैक्टीरियल के अंदर 100 मिलीग्राम तक बढ़ा हुआ हो सकता है। वायरल के अंदर प्रोटीन नॉर्मल होगा और ट्यूबरकुलर के अंदर 1000 तक परसेंटेज तक प्रोटीन बढ़ा हो सकता है। और इसका कारण होता है, अब उसके डिटेल में जाएंगे कि क्यों 1000 जाएगा और क्यों 100 जाएगा। उसके लिए हम लोग टीबीएम अलग से पढ़ेंगे, ट्यूबरकुलर मेनिंजाइटिस, तो वहाँ मैं बता दूंगा कि क्यों इसमें प्रोटीन इतना ज़्यादा हो जाता है ट्यूबरकुलर मेनिंजाइटिस के अंदर। अच्छा, शुगर की बात करेंगे तो नॉर्मल जो सीएसएफ का शुगर होता है वो ब्लड शुगर लेवल का 2/3 होना चाहिए। अगर 120 ब्लड शुगर है उस पेशेंट का तो उसका सीएसएफ में शुगर कितना आएगा, नॉर्मल 120 गुणे 2/3, 240/3 मतलब 80 आएगा, तो वो नॉर्मल है। अब 120 अगर उसका ब्लड शुगर लेवल है और सीएसएफ के अंदर जो शुगर का लेवल है वो मान लो कि 40 आ रहा है, 30 आ रहा है, तो बहुत कम हुआ ना, और 0 भी आ सकता है। तो बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस में शुगर का लेवल सीएसएफ में क्या होगा, कम हो जाएगा, ब्लड शुगर की अपेक्षा बहुत कम हो जाएगा, 0 तक जा सकता है। वायरल में नॉर्मल होगा और ट्यूबरकुलर में बहुत हल्का कम होगा, मतलब 120 का 80 होना चाहिए तो 70 या 60 होगा। ठीक है। और प्रेशर का बात हम लोग कर ही चुके हैं। तो इस तरीके से क्लिनिकल फीचर से तो हम लोग पकड़ते हैं कि भैया इसको मेनिंजाइटिस है। फिर एलपी करके हम लोग जानते हैं कि बैक्टीरियल है कि वायरल है कि ट्यूबरकुलर है। अब फिर बैक्टीरियल है तो कौन सा बैक्टीरिया है, उसके लिए क्या किया जाएगा, है? उसके लिए उसी सीएसएफ को जो निकाले हैं हम लोग, ये तो सीएसएफ का रूटीन एग्जामिनेशन हो गया। ठीक है। अब इसी का हम लोग ग्राम स्टेनिंग करेंगे। क्या करेंगे, ग्राम स्टेनिंग। तो ग्राम स्टेनिंग से हमको ये पता चल जाएगा कि क्या है भैया, ग्राम पॉजिटिव है कि ग्राम निगेटिव है। और जो होगा फिर उसका कल्चर करा लेंगे हम लोग, कल्चर एंड सेंसिटिविटी। तो क्या पता चल जाएगा, एग्जैक्टली पता चल जाएगा कि इसमें से कौन सा बैक्टीरिया है कल्चर से। और सेंसिटिविटी से क्या पता चलेगा कि उस पर कौन सी दवा काम कर रही है, किस दवा का कितना इफेक्ट है, कौन सी दवा काम नहीं कर रही है, ये हमको पता चल जाएगा कल्चर एंड सेंसिटिविटी से। ठीक है। तो उसी आधार पे हम लोग इन्फेक्शन का एंटीबायोटिक सेलेक्ट करते हैं कल्चर सेंसिटिविटी के आधार पे। लेकिन एक चीज और है कि कल्चर सेंसिटिविटी नॉर्मल कब आएगा, जब बच्चे को इस पोजीशन तक जहां तक एलपी किया गया उस लेवल तक एंटीबायोटिक नहीं लगा है। अगर एंटीबायोटिक लग गया है तो उसका कल्चर सेंसिटिविटी प्रभावित हो सकता है कि नॉर्मल आ जाए उसका कल्चर में, या सेंसिटिविटी नॉर्मल गड़बड़ दिखा दे। ठीक ना। तो ऐसे पेशेंट जिसका पहले से एंटीबायोटिक दिया जा रहा हो और हमको सीएसएफ का कल्चर और सेंसिटिविटी कराना है, तो हम क्या करेंगे, 24 घंटा के लिए एंटीबायोटिक उसका होल्ड कर देंगे और फिर तब कराएंगे उसको। ठीक है ना। इसके साथ इन्फेक्शन के लिए तो एंटीबायोटिक हो गया भाई। अब मान लीजिए नवजात बच्चा है तो हम ग्राम निगेटिव को दिमाग में रखते हुए मुख्यतः सेफ्ट्राइजोन वगैरह, अमीकासिन वगैरह चलाते हैं। अगर इस एज ग्रुप का पेशेंट है तो यहाँ ग्राम पॉजिटिव चूंकि इन्फेक्शन है तो हम लोग मेगा सीवी टाइप का इंजेक्शन, एम्पीक्लॉक्सा या क्लेबुलेनिक एसिड, हेमोक्सीक्लेबुलेनिक एसिड या एम्पीक्लॉक्सा या वैंकोमाइसिन चलाएंगे। ठीक है। और इसमें भी लगभग उसी को प्रीफर किया जाता है। तो इस तरीके से अगर ट्यूबरकुलर है तब तो टीबी का दवा चलेगा, वायरल है तो वायरल में साइक्लोविर चलता है, साइक्लोविर का इंजेक्शन चलता है। फंगल निकला
तो भैया फिर ग्लूकोनाजोल का IV आता है वो चलेगा। इस तरीके से एंटीबायोटिक या एंटीवायरल्स या एंटी फंगल का सिलेक्शन किया जाता है। ठीक है। अब इसके साथ दूसरा मेन कंसर्न क्या है हम लोग को कि ICT बढ़ा हुआ है, और ये ICT अगर बढ़ते गया तो क्या करेगा, पेशेंट की रिकवरी से पहले उसकी जान ले लेगा। तो ICT लोअरिंग एजेंट्स हमको चलाना पड़ता है। उसके लिए क्या आता है हमारे पास, मैनिटोल है। मैनिटोल क्या करता है, प्रेशर कम करेगा, इंट्राक्रैनियल प्रेशर को हटा देगा। और इंजेक्शन लैसिक्स आता है, और क्या दे सकते हैं हम लोग, डायमोक्स का टैबलेट दे सकते हैं, और ग्लिसरीन दे सकते हैं, ओरल सॉल्यूशन। ठीक है, ये इतनी चीज़ें चलती हैं एज ए ICT लोअरिंग एजेंट के रूप में। और अगर पेशेंट को झटका आ रहा है या नहीं भी आ रहा है, अब भी एक एंटी एपिलेप्टिक हम लोग, एंटी एपिलेप्टिक ड्रग या एंटी कन्वर्जेंट ट्रीटमेंट हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। तो अगर नवजात बच्चा है, नियोनेट्स है अप टू 6 मंथ, नियोनेट से लेके 6 महीने तक, कौन सा एंटी एपिलेप्टिक प्रीफर किया जाएगा भैया, गार्डिनाल मतलब फिनोबार्बिटॉन। और 6 मंथ से लेके 2 साल तक कौन सा, ठीक है। और एबव 2 इयर्स इंजेक्शन सोडियम वैल्पोरेट, ठीक है। एप्सोलिन भी दे सकते हैं, और उसके साथ सोडियम वैल्पोरेट भी दिया जा सकता है। डोज क्या है भाई, हमको तो लगता है कि सबका डोज, इनिशियल जो लोडिंग डोज है वो 20 mg पर kg ही है, और उसके बाद मेंटेनेंस डोज 5 mg पर kg। ठीक है। तो मेनिंजाइटिस के ट्रीटमेंट में मुख्य तौर पे 3 चीज़ें देखनी है। उसके साथ पेशेंट चूँकि कोमाटोज है तो बार बार उसका नर्सिंग केयर अच्छा होना चाहिए। क्या करना है, उसको बार बार करवट बदलते रहना, नहीं तो पेट शोर हो जाएगा। आँख उसका खुला है तो खुला ही रह जाएगा, ड्राई हो जाएगा, ड्राई आए के चलते आँख का विजन लॉस हो जाएगा। तो उसको आँख में ड्रॉप डाल के और आँख की पलक ऐसे टेप से बंद कर दी जाती है। मुँह, उसके मुंह की सफाई करती रहनी पड़ेगी, सक्शन करते रहना पड़ेगा ताकि उसके गले में शराब इकट्ठा ना, जैसे हम लोग यहाँ हो जाता है, बच्चा बेहोशी में रहता है तो शराब इकट्ठा हो जाता है, तो इसीलिए बोलते हैं करवट करा के रखो, शराब उसका गले से बाहर आते रहेगा और बीच बीच में सब करके निकालते रहो। आँख में आई ड्रॉप डाल के टेप डाल दो। ठीक है। तो ये सब सपोर्टिव ट्रीटमेंट हम लोग करेंगे। लैट्रिन के साथ इलेक्ट्रोलिस डाल लेंगे, लैट्रिन के लिए एनीमा वगैरह लगा के लैट्रिन कराते रहेंगे। राइस ट्यूब डाल लेंगे उसको खाना खुराक देने के लिए, क्योंकि मुंह से ओरली तो ले नहीं पाएगा। तो इस तरीके से सपोर्टिव ट्रीटमेंट के साथ मेन ये ट्रीटमेंट चलता है। ये है पूरा मेनिंजाइटिस। इसके बाद हम लोग कल पढ़ेंगे इंसेफेलाइटिस, और फिर पढ़ेंगे ट्यूबरकुलर मेनिंजाइटिस, और फिर पढ़ेंगे मलेरियल मेनिंजाइटिस। और जब ये हो जाएगा तब हम लोग एक अलग वीडियो में पढ़ेंगे इसका एग्जामिनेशन, तब जाके पूरा राम कथा इसको समेटना बड़ा मुश्किल है भाई।